करेंगे। जो सवाल आए हैं मैं नाम के साथ पढ़ रहा हूं और कुछ देखता हूं, अगर यहां भी है उपलब्ध सवाल तो मैं उन्हें भी पढ़ूंगा। ये प्रभात सिंह सवाल पूछते हैं और इन सवालों का हम बाद में उत्तर भी देते चलेंगे। प्रभात सिंह सवाल पूछते हैं कि गोडसे की गांधी से दुश्मनी थी कि गांधीवाद से। तो जवाब यह है कि गोडसे की गांधी से कोई दुश्मनी नहीं थी। असहयोग आंदोलन के दरमियान अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके गांधी से प्रभावित थे गोडसे, जिनका पूरा नाम था नाथू रामचंद्र गोडसे। और आजादी के समय भारत के विभाजन, उससे पैदा हुई स्थितियों और खास करके जो नरसंहार हुआ था हिंदू सिखों का, उससे गांधी व्यथित थे, गोडसे माफ करिएगा व्यथित थे। और फिर मुसलमानों के प्रति जो एक पक्षपातपूर्ण रवैया था और हिंदुओं के प्रति क्रूरता, उससे गोडसे व्यथित थे। गांधी से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। वे खुद मानते थे, गोडसे यह खुद मानते थे कि गांधी बहुत बड़े व्यक्ति थे। वह खुद मानते थे कि गांधी ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन फिर वे सवाल पूछते हैं कि क्या गांधी जी, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, उनको देश के साथ ऐसा व्यवहार करना, उसको बंटवारा करना, उसको खूनी बर्बर लोगों के हवाले कर देने का अधिकार था? क्या किसी पिता को अपनी संतान के साथ बर्बरता करने का इसलिए अधिकार मिल जाता है, पक्षपात करने का इसलिए अधिकार मिल जाता है कि उसने उसे जन्म दिया है या पाला पोसा है? एक और बात है, गांधी चूंकि बहुत बड़े व्यक्तित्व थे तो गांधी की गलतियां भी बहुत बड़ी हुई, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। अनुरंजन झा, मित्र अनुरंजन झा ने सवाल पूछा कि क्या गांधी को गोडसे का सहारा लेना पड़ेगा? गोडसे के बिना भी गांधी के बारे में बात हो सकती है, लेकिन संपूर्ण बात नहीं हो सकती, क्योंकि गांधी के संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन सिर्फ उनके चिंतन और कथन से नहीं, सिर्फ कथनी से नहीं, उनकी करनी से भी होगा। और गांधी का मूल्यांकन भारत विभाजन और उनके वध, गोडसे के द्वारा उनके वध से अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसलिए गांधी का संपूर्ण और संतुलित मूल्यांकन बिना गोडसे के नहीं हो सकता। एक सवाल है नितिन देव का, गांधी को क्यों मारना पड़ा? अगर नहीं होता तो क्या हो जाता? यह हम बता चुके हैं कि गांधी को नाथूराम गोडसे ने क्यों मारा। अगर उनको नहीं मारा जाता तो संभव है भारत के अंदर सैकड़ों अन्य मिनी पाकिस्तानों की अनुमति ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश और आज के पाकिस्तान को जोड़ने के लिए जो कॉरिडोर की बात हो रही थी, और उसकी गांधी अनुमति दिलाते अपने दबाव से, जनता में जो उनका प्रभाव था उसका इस्तेमाल करके, और भारत के रणनीतिक, राष्ट्रीय, भौगोलिक हित को अपूरणीय क्षति पहुंचती। और गांधी ने जो तुष्टीकरण की शुरुआत की थी 1920-21 में मोपला लोगों द्वारा चलाए गए खिलाफत आंदोलन, और फिर हिंदुओं के नरसंहार का एक तरीके से समर्थन देकर के, और वह तुष्टीकरण और बढ़ता चला गया। और आज जब हम कोरोना जिहाद से निपट रहे हैं तो तबलीगी जमातियों ने उसी तुष्टीकरण का लाभ उठाते हुए आज मीडिया को और नेताओं को मजबूर कर दिया है कि कोरोना जिहाद के फैलाने में अहम भूमिका निभाने वाली तबलीगी जमात का नाम न लिया जाए, उसकी जगह एकल स्रोत, सिंगल सोर्स कहा जाए। आज भी हम उस तुष्टीकरण के भयानक रूप से शिकार हैं, और सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में नहीं है, हम उस तुष्टीकरण के शिकार आर्थिक क्षेत्र में भी हैं। ये जो मनरेगा है, इस मनरेगा ने गांव में काहिली को जन्म दिया है।
आर्थिक उत्पादकता घटी है। कृषि में लगभग 1/3 जमीन बहुत से इलाकों में अब खेती नहीं की जाती, क्योंकि मजदूर बिना काम किए और बहुत कम काम करने पे मनरेगा से पैसा ले लेते हैं और बहुत सब्सिडाइज रेट पे गेहूं चावल दाल ले लेते हैं और खेती नहीं होती। और जितना पारिश्रमिक को मानते हैं उतना किसान देने में समर्थ नहीं है। उस तुष्टीकरण का अंत जाकर के आर्थिक तुष्टीकरण में भी हुआ है, जो देश के लिए बहुत घातक साबित होगा आर्थिक मोर्चे पे, अगर उसको रिवर्स नहीं किया गया। अनिल सिंह जी सवाल पूछते हैं, गांधी क्या देशभक्त थे? बिल्कुल देशभक्त थे। उन्होंने देश के लोगों को जगाया, सनातन संस्कृति का परचम लहराया। वो अपनी सभाओं में बोलते थे मैं हिंदू हूं। आज भी बहुत कम नेता हैं, भाजपा के नेताओं की भी मैं बात कर रहा हूं, जो अपनी सभाओं में कहें कि मैं हिंदू हूं और उनको अपने उस हिंदू होने पे, उस हिंदू चिंतन पे, दृष्टि पे, गो गंगा गाय गीता पे उतना गर्व हो। गांधी एकादशी के व्रत के भी पक्ष में थे, शायद आपको पता हो। और इस दृष्टि से गोडसे और गांधी में बहुत समानता थी। कम से कम दृष्टि के मामले में, भारतीय संस्कृति भाषा के मामले में गोडसे और गांधी में बहुत ज्यादा समानता थी। उतनी समानता नेहरू में नहीं थी। नेहरू ने तो सत्ता में आने के बाद में गांधी की जो दृष्टि थी, जो भारत को मजबूत करने वाली दृष्टि थी, गांधी ने उसकी हत्या कर दी। गांधी के विचारों की हत्या नेहरू ने की और गांधी की जो कमजोरियां थी, नेहरू उसको लेके चिपक गए, कम्युनिस्ट उसको लेके चिपक गए, सेकुलर उसके लेके चिपक गए। एक तरीके से वह भी हत्या ही हुई। किसी व्यक्तित्व की ताकत को आगे बढ़ाना चाहिए, न कि उसकी कमजोरी। राजनीतिक दृष्टि से गांधी ने बड़े बड़े भीषण गलतियां की हैं। उन गलतियों को आगे बढ़ाने का काम नहीं था, नहीं होना चाहिए था। फिर अगला सवाल है, क्या गांधी सत्यवादी थे और उनका ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान कहना सही था? सबको सन्मति दे भगवान कहना तो सही था, लेकिन ईश्वर और अल्लाह एक नहीं है। ईश्वर सबों में रमन करता है, सबों का हिस्सा होता है, जबकि अल्लाह कमांड देता है, सब कोई अल्लाह के नीचे होता है। और अल्लाह को जो मानने वाला है, उसकी निगाह में वह लोग जो अल्लाह को नहीं मानते हैं वो कत्ल किए जाने के काबिल होते हैं। इसी वजह से 27 करोड़ से ज्यादा लोगों का पिछले 1400 सालों में नरसंहार हुआ है और सनातन की वजह से लोगों का नरसंहार नहीं हुआ है। यहां तक कि जो हमारे यहाँ युद्ध भी हुए हैं, वो लोग पूजा और उपासना पद्धति को, भिन्नता को लेके नहीं था। राम और रावण का युद्ध देख लीजिए, राम भी उपासक थे शिव के और रावण भी उपासक थे शिव के, लेकिन फिर भी दोनों में युद्ध हुआ, भयानक युद्ध हुआ। और इसलिए नहीं हुआ कि अब मैं शिव को मानता हूं और आप नहीं मानते इसलिए मैं मार दूंगा। फिर है सवाल कि क्या गांधी सत्यवादी थे, अहिंसक थे? मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीति के क्षेत्र में ऐसे प्रमाण नहीं मिलते बहुत ज्यादा कि गांधी सत्यवादी थे या गांधी अहिंसक थे। अहिंसा के नाम पे जो उनकी नीतियां आई, वो लाखों लोगों के नरसंहार, बलात्कार, अपहरण और करोड़ों के जबरिया धर्मांतरण, लूट, बर्बरता, बर्बरपूर्ण व्यवहार का कारण बनी। इसलिए उन्हें राजनीति के क्षेत्र में एक छोटी सीमा से बाहर सत्य और अहिंसा के पुजारी के रूप में सप्रमाण साबित नहीं किया जा सकता। आजादी के बाद जो नैरेटिव चला है, चाहे तो उसके बिना पे कह सकते हैं कि वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। क्या भारत विभाजन को लेकर उन्होंने जनता से सही कहा? यह सवाल अरुण दुबे का है। उन्होंने जनता से बात छिपाई। उन्होंने कहा था कि मेरी लाश पे ही भारत का विभाजन होगा, जबकि वो पूरी तरह जानते थे कि मुस्लिम लीग अंग्रेजों को तैयार कर चुकी है और कांग्रेस के भी अधिकांश लोग चाहते हैं। और गांधी ने भी अंततः द्विराष्ट्र सिद्धांत, इस्लाम और हिंदुत्व दोनों दो राष्ट्र हैं, इस पे माना, कागज पे तो यह मानना ही पड़ा। और जिसकी वजह से उनकी बात को मान के, चूंकि उनके मानने वाले करोड़ों लोग थे आज के बांग्लादेश और आज के पाकिस्तान में, उन लोगों ने गांधी की बात मान के अपनी सुरक्षा की वो तैयारियां नहीं की। और न सिर्फ वो भोगे, बल्कि उनकी 3 पीढ़ियां इसका शिकार हुई और इसके लिए बहुत हद तक गांधी जिम्मेदार है। वरुण सेठी पूछते हैं, गांधी ने देश के लिए और खिलाफ क्या क्या काम किया? हम लोग इस सवाल का जवाब दे चुके हैं।
अनिल सिंह सवाल पूछते हैं, क्या गांधी के महात्मा और राजनेता रूपों में भेद था? अच्छा सवाल। बिल्कुल, गांधी एक बहुत आध्यात्मिक पुरुष थे, महात्मा थे, किसी की कोई गलती को क्षमा करने की क्षमता रखते थे, और भारत के जो हमारे शास्त्र सम्मत जो सनातन धर्म है उसमें विश्वास रखते थे, उस पर वो आचरण भी करते थे। तो गांधी इस रूप में तो महात्मा थे, और सामाजिक सांस्कृतिक पूंजी उनकी बहुत ज्यादा थी, लेकिन यह सामाजिक सांस्कृतिक पूंजी का उन्होंने राजनेता के रूप में लाभ उठाने में घालमेल किया, और इस वजह से लोगों को दिग्भ्रमित करने में कामयाब हुए। यह गांधी की भीषण गलती थी, जिसकी कीमत इस देश ने चुकाई। एक सवाल है, शायद अनिल सिंह जी का ही सवाल है, गांधी का पोस्टमार्टम हुआ था? मेरी जानकारी के हिसाब से उनके शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। गांधी की मृत्यु से किसको लाभ हुआ? अभिषेक शंकर त्रिपाठी ने पूछा है। गांधी की मृत्यु से अंग्रेजों का लाभ हुआ, क्योंकि गांधी अंग्रेजों से रग रग वाकिफ थे, और गांधी अंग्रेजों के लंबे समय तक प्रशंसक भी रहे थे, उनके प्रेमी भी रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने अंग्रेजों के लिए सैनिकों की भर्ती भी कराई थी, और गांधी की आत्मकथा आप उलट लीजिए, उन्होंने अंग्रेजों के प्रति जो अपनी निष्ठा है उसको कोई भी छिपाया नहीं है, और इसके लिए गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि भी मिली थी प्रथम विश्व युद्ध में, जो उन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी उसकी वजह से। तो इससे कोई बात नहीं थी, मैंने इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चूंकि वो अंग्रेजों को बहुत ठीक से अंग्रेजों से वाकिफ थे, तो अंग्रेज यह भी जानते थे कि मौका मिलने पे गांधी हमारे दूरगामी अंग्रेज के जो हित हो सकते हैं, इंग्लैंड के जो दूरगामी हित हैं, उसके खिलाफ भी कदम उठा सकते थे, और वो बहुत लोकप्रिय थे जनता में। तो सबसे पहला लाभ अगर देखा जाए तो अंग्रेजों का हुआ गांधी के मृत्यु से। उसके बाद नेहरू जी का हुआ, जो कांग्रेस पार्टी को उन्होंने अपनी फैमिली पार्टी बना दी, और 1960 तक आते आते उन्होंने इंदिरा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया था। और लोग कहते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि इंदिरा गांधी राजनीति में, अगर नहीं चाहते तो फिर गोविंद वल्लभ पंत द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद वो इंदिरा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष 1960 तक ही नहीं बना देते। और फिर कम्युनिस्टों का इसका बहुत सारा लाभ हुआ, क्योंकि जो राष्ट्रीय धारा थी, चिंतन की राष्ट्रीय धारा जो देसी तरीके से सोचती थी, उसके खिलाफ लामबंद होने में उनको मदद मिली। और नेहरू ने जो विचार का काम था, जो गांधी विरोधी विचार था, जो देसी हित, देसी चिंतन, देसी दृष्टि, सनातन विरोधी, हिंदुत्व विरोधी विचार था, उसको उसको आगे बढ़ाने का ठेका, उसकी आउटसोर्सिंग कम्युनिस्टों को कर दी नेहरू ने, और बाद में यह और आगे बढ़ता चला गया। इंदिरा गांधी ने तो मुस्लिम लीग से 1973 में समझौता करके एक तरीके से सभी सरकारी संस्थाओं को आदेश दे दिया कि मुस्लिम लीग की जो भूमिका थी भारत के विभाजन में, और मुसलमानी इस्लामी हमलावरों ने जो भारत पे बर्बरता की थी, जो नरसंहार किए थे, उसको या तो नहीं कहा जाए या उसको बहुत कम करके बताया जाए, और हिंदुओं ने अगर थोड़ा भी अत्याचार किया, कुछ गड़बड़ किया है, उसको बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए, और पूरा पाठ्यक्रम में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में उसको भर दिया गया। तो इससे कम्युनिस्टों को भी बहुत लाभ हुआ। यानी लाभार्थी कौन थे? कम्युनिस्ट थे। लाभार्थी कौन थे? नेहरू थे और अंग्रेज थे। इस लिहाज से भी, इससे भी यह साबित होता है कि मोटिव था गोडसे का, गांधी वध का, वो कोई निजी नहीं था, वो देशित्व वाला मोटिव था। राष्ट्रपिता का दर्जा गांधी को क्यों, नेताजी को क्यों नहीं, यह सवाल पूछा है कुणाल चौधरी ने। तो ऐसा है कि किसी भी बड़े नेता ने कभी भी गांधी को राष्ट्रपिता नहीं कहा, इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा है कि सुभाष चंद्र बोस को हम क्यों ना राष्ट्रपिता कहें। तो ऐसा है, भारत की जो पूरी राष्ट्रीयता है वो भारत भूमि को ही हमारी राष्ट्रीयता के केंद्र में माना गया है, इसलिए भारत भूमि को माता का दर्जा है। यही वजह है कि जब रावण पे जीत हासिल की राम ने, तो वहां की गद्दी को विभीषण को दिया, और जब विभीषण ने कहा कि आप यहां राज करें, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो स्वर्ग से भी बढ़ के जननी और जन्म भूमि है। इसकी अथर्ववेद में भी चर्चा है
माता भूमि पुत्रो अहं पृथिव्या। तो हमारे यहाँ की अवधारणा में कोई भी कभी भी राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। अगर होना होता तो कभी लोग भरत मुनि को कर दिए होते, हुआ होना तो राजा भरत को कर दिए होते, माफ करिए, राम को कर दिए होते, शंकर को कर दिए होते, कृष्ण को कर दिए होते। इस देश में एक से एक विभूतियां हो गई हैं, शंकराचार्य को कर दिए होते। ऐसा नहीं किया गया क्योंकि भारतीय सोच के खिलाफ है किसी को भी राष्ट्रपिता साबित करना। गांधी एक बहुत बड़े महापुरुष थे, बहुत बड़े राजनेता थे, यही अपने आप में काफी है। राष्ट्रपिता कहना भारतीयता के सोच के एकदम खिलाफ है, अराष्ट्रीय है, अहिंदू है, सनातन विरोधी है। और कहीं ना कहीं से यह इस्लामी और ईसाइयत की विचारधारा से प्रभावित है, जहां पिता को ही सब चीज का महत्व है, जन्म देने वाली कोख और नारी का कोई महत्व नहीं है। इस्लाम में तो वैसे भी औरत को खेती माना गया है। और किसी ने बहुत लगता है हल्के में सवाल पूछा है कि गांधी पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए, वहां उनको अपने सत्य और अहिंसा और मूल्यों की परीक्षा करने का मौका मिलता। मैं इसको थोड़ा गंभीरता पूर्वक लेना चाहता हूं कि अगर राष्ट्रपिता होना ही था तो गांधी पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हो सकते थे, भारत के नहीं। और उस लिहाज से वो वहां जा सकते थे अगर कल्पना और सैद्धांतिक आधार पर आप सोचे तो। लेकिन गांधी जानते थे कि उनके सत्य और अहिंसा की जो कद्र है वह भारत भूमि पे होगी, जहां हिंदू बहुमत में है। यही वजह है कि जब डायरेक्ट एक्शन के बाद कलकत्ता में और नोआखाली में हिंदुओं का नरसंहार हुआ तो वो चुप रहे, लेकिन जब नोआखाली में प्रतिहिंसा में अपने बचाव में हिंदुओं ने नरसंहार हमले करने शुरू कर दिए, उसके बाद गांधी वहां जाके भूख हड़ताल पे बैठ गए और उन्होंने मुसलमानों को बचाया हिंदुओं की प्रतिहिंसा से। तो गांधी जानते थे, और इस मामले में वो कहीं से भी आध्यात्मिक पुरुष नहीं थे, इस मामले कहीं से भी वो महात्मा नहीं थे, बहुत ही क्रूर समझ रखते थे कि कौन उनके साथ क्या कर सकता है। एक सवाल है अमन कुमार सिंह, डॉक्टर अमन कुमार सिंह का सवाल है कि गोडसे का योगदान क्यों प्रासंगिक है। बहुत अच्छा सवाल है ये। गोडसे का योगदान इसलिए प्रासंगिक है कि गोडसे की आज बड़ी चर्चा हो रही है, और गोडसे उस रूप में बहुत महान, बहुत बड़े राजनेता, बहुत बड़ी रणनीतिक समझ रखने वाले नहीं थे, लेकिन बहुत कम उम्र से देशभक्त थे और कभी अंग्रेजों के पक्ष में कोई काम नहीं किया था। लगभग 10 साल की उम्र से ही वो जुड़ गए थे और 20 साल की उम्र तक होते होते वो पक्के राष्ट्रवादी हो गए थे। अमरावती में जाके उनकी मुलाकात हुई थी सावरकर से, और उसके बाद वो सब कुछ छोड़ छाड़ के राष्ट्र के लिए दीवाने हो गए थे। और जब उनके मन में ख्याल आया कि अब गांधी जी का वध करना ही पड़ेगा, वह समय था जब ये घोषित हो गया था कि गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं, हमलावर जम्मू कश्मीर में हमलावर पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए। उस समय वो हिंदू राष्ट्र नामक एक मराठी पत्रिका के संपादक थे, और उनके टेलीप्रिंटर पे मैसेज आया कि गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं। इसके बाद उनका देश प्रेमी, उनका देशभक्त मन ने तुरंत यह फैसला लिया कि गांधी जी के प्रति बहुत सम्मान और आदर रखते हुए भी देश को बचाने के लिए, देश के लंबे हित को ध्यान में रखते हुए उनको उनका वध करना पड़ेगा। तो कम से कम हमें यह जानना चाहिए था। उन्होंने गांधी वध क्यों किया, अपनी किताब भी लिखी जिसको प्रतिबंधित कर दिया गया, और उनका जीवन भी बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बहुत सामान्य परिवार में पैदा हुए थे, गांधी जी की तरह कोई राजकोट के दीवान के घर में वो नहीं पैदा हुए थे। पढ़ने लिखने में बहुत रुचि थी, और जो खास करके जो हमारे हिंदू धर्म और सनातन से जुड़े जो हमारे मूल ग्रंथ हैं उनका उन्होंने बहुत पारायण किया था। और ये छुआछूत के काफी खिलाफ थे, जाति प्रथा की जड़ताओं के बहुत खिलाफ थे, और इसके लिए जहां भी वो रहे उन्होंने अपनी मुहिम चलाई, और अपने अखबार के मार्फत भी वो ऐसा करते थे। और जब उन्होंने गांधी की हत्या की, उस समय उनकी उम्र लगभग 38 साल से कम थी। हाँ, 38 साल से उनकी उम्र या उसी के आसपास
उनकी उम्र थी। और एक बात में वो बहुत अलग थे गांधी से कि वो तथ्यों पे जाकर के सत्य का मूल्यांकन करते थे और राजनीतिक आचरण करते थे, और उनके राजनीतिक कथनी और करनी में फर्क नहीं था, जबकि गांधी के कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर था। राजनीतिक जीवन में सत्य और अहिंसा को लेके गांधी में बहुत आग्रह नहीं था। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस में बहुत अधिक पैठ रखने वाले, कांग्रेस पार्टी में खासकर, और 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने वाले सुभाष चंद्र बोस को वो भारत छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करते, और पटेल के प्रति कांग्रेसियों के रुझान को देखते हुए प्रधानमंत्री बनाने के लिए वह कांग्रेसियों पे दबाव डाल करके पटेल को पीछे हटने के लिए नहीं कहते, और नेहरू को उनको प्रधानमंत्री नहीं बना करके थोप नहीं देते। तो यह जो हाई कमांड का कल्चर है कांग्रेस में, वो उसके सबसे बड़े उदाहरण खुद गांधी जी हैं, जहां उनके सामने सब कोई लाचार हो जाते थे, क्योंकि जनता में उनकी बहुत पैठ थी, और वो उसका लाभ संगठन में अपनी बात, बेजा बात मनवाने के लिए भी करते थे। गोडसे का ध्यान इसलिए भी है, जरूरी है कि गांधी के आचरण को जीवन में उतारना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि गांधी का व्यक्तित्व बहुत जटिल, बहुमुखी, बहुयामी और आकाशधर्मी है। गोडसे का व्यक्तित्व एक मायने में सपाट सा है, और उन पे आचरण करना थोड़ा आसान है। देश हित के खिलाफ जो चीज आप दिख रही है, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। अपना सर्वस्व मिटाने के लिए आप तैयार हो जाइए अपने आदर्श के लिए, जैसा कि उन्होंने किया। वह जानते थे कि उनको यश भी नहीं मिलेगा, उन्होंने अपना सब कुछ बलिदान किया, इसके बावजूद उन्हें यश अब तक नहीं मिला है। देशभक्ति में कोई कमी नहीं थी। देशभक्ति के लिए उन्होंने, कोई वो हत्यारे नहीं थे, कोई प्रोफेशनल हत्यारे नहीं थे। देशभक्ति के लिए, देश को बचाने के लिए अपनी दृष्टि से उन्होंने गांधी वध किया। इसके बावजूद इसका यश उनको नहीं मिला, उन पे विचार नहीं किया गया, उन पे विमर्श नहीं किया गया, और हम आज तक उसकी वजह से तुष्टीकरण की राजनीति के शिकार रहे। और उसी तुष्टीकरण की वजह से अभी भी 3 तलाक चालू है। याद रखिएगा, फटाफट 3 तलाक खत्म हुआ है, इंस्टेंट 3 तलाक खत्म हुआ है। 3 तलाक ऐसा सच खत्म नहीं हुआ है। उसी तुष्टीकरण के चलते धारा 370 बनी रही, 35 ये बना रहा, और उसी तुष्टीकरण के चलते सीएए का विरोध पूरे देश में किया गया। और यहां तक कि केरल के मालाबार के मुसलमानों ने कहा कि जो हमने 1921 में जो हिंदुओं का नरसंहार किया था, हम उसको दोहराने के लिए तैयार है अगर सीएए को वापस नहीं लिया गया तो। इसलिए भी गोडसे को जानना जरूरी है। वह इसलिए प्रासंगिक है कि आज भारत की चिंतन के मामले में, दृष्टि के मामले में धीरे धीरे इंटरनेट, मोबाइल और सोशल मीडिया की वजह से घर वापसी हो रही है। और इस घर वापसी की राह में गोडसे निश्चित रूप से एक जरूरी मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि उन्होंने गांधी की हत्या कर दी तो हम भी अपने विरोधियों की हत्या करके ही आगे बढ़े, यह कोई जरूरी नहीं है। लेकिन देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए सब कुछ निछावर करने की प्रेरणा तो मिलती ही है, और उनमें कोई पाखंड नहीं है। गोडसे में कोई पाखंड नहीं है, जबकि राजनीतिक मामले में गांधी में भयानक, भीषण पाखंड है, जिसका दंश यह भारत आज तक झेल रहा है। अनिल सिंह ने फिर सवाल पूछा है कि क्या वे नहीं मारे जाते तो भी मर जाते। बहुत प्रासंगिक सवाल है, आभार आपका। गांधी सचमुच अगर नहीं मारे जाते तो अप्रासंगिक हो जाते, क्योंकि धीरे धीरे लोग जानते कि वह कैसे देश के बंटवारे के हो जाने के बावजूद लगातार बर्बरता का पक्ष लेने वाले लोगों का के साथ खड़े हैं,
और करुणा, दया और अहिंसा को अपने आचरण में उतारने वाले बहुमत हिंदुओं के साथ कठोर और क्रूर व्यवहार कर रहे हैं। गांधी जीते जी मर जाते अगर उनको गोडसे नहीं मारते। डॉक्टर राजीव मिश्र ने एक सवाल पूछा है और उन्होंने इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे स्टडी मटेरियल भी भेजा है। वो लंदन में रहते हैं, वहां डॉक्टर हैं, बहुत सुधी व्यक्ति है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है विशैला वामपंथ, और मैंने पिछली चर्चा में शायद आप लोगों को उस पुस्तक के बारे में बताया भी था। ये देखिए उनकी पुस्तक है विशैला वामपंथ। उन्होंने कहा है हमसे कि क्या गांधी से परे क्या गोडसे के सामाजिक कार्यों की प्रासंगिकता नहीं है? बिल्कुल प्रासंगिकता है, और इसीलिए हमने उनके अखबार की चर्चा की जिसकी जानकारी आपने दी, इसीलिए हमने उनके सावरकर से मिलने की चर्चा की, और इसी आधार पे हमने जो छुआछूत के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, जाति प्रथा की जड़ताओं के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे थे, मुहिम चला रहे थे, और परिवार की बिल्कुल सामान्य स्थिति होने के बावजूद उन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए लुटा देने का जो फैसला लिया था, इन संदर्भों में वो उनका एक व्यक्तित्व भी अलग है। भले ही गांधी जितना विराट नहीं है, लेकिन उनका एक मुकम्मल ठोस व्यक्तित्व है जो और कुछ हो चाहे ना हो, पाखंडी नहीं है और हिंदू विरोधी नहीं है, अपनी राजनीति में सनातन के खिलाफ राजनीति में काम करने वाला, जबकि गांधी खुद ही बहुत बड़े सनातनी थे। क्या गांधी को गांधीवादियों ने खत्म नहीं किया? बिल्कुल, गांधीवादियों ने गांधी की कमजोरियों के परचम लहराए, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की उनकी गलती थी, और गांधी की जो सनातन दृष्टि थी, भारत की जड़ों में जो गहरी दृष्टि थी, भारत की परंपरा, भारत की प्रकृति, भारत की शिक्षा पद्धति के प्रति जो उनकी समझ थी, संस्कृत और भारत की भाषाओं को लेकर जो उनकी समझ थी, उसको गांधीवादियों ने दफन किया और गांधी की कमजोरियों को लेकर आगे बढ़े। यही वजह है कि आज माओवादी, जिहादी, बगदादी के भी पीछे चलने वाले लोग, सेकुलर लोग और देश को जब चाहे बेचने के लिए पाकिस्तान और चीन की गोद में बैठ जाने वाले कांग्रेसी सब के सब परम गांधीवादी हो गए, जबकि विचार के लिहाज से गांधी, सनातन विचार के लिहाज से गांधी और गोडसे एक ही पेज पे हैं, वो एक दूसरे के ज्यादा करीब है। पुरुषोत्तम कुमार ने सवाल पूछा है कि गोडसे की बात को आम जन तक कैसे पहुंचाएं। गोडसे की बात को कोई सरकार तो आगे पहुंचाने से रही, कोई भी सत्ता संस्थान आगे पहुंचाने से रहा, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई विश्वविद्यालय, कोई स्कूल तो पहचाने से रहा। जो नैरेटिव बन गया है पिछले 72 सालों में गांधी और गोडसे को लेकर के, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में हो, भाजपा ही क्यों नहीं हो, यहाँ की ज्यादातर पार्टियां हिंदू विरोधी हैं, सनातन विद्रोही हैं। ये बात अलग है कि भाजपा सबसे कम सनातन विरोधी है या हिंदू विरोधी है। इसलिए गोडसे पे चर्चा ऑफिशियल रूप से शायद ही कोई पार्टी या कोई सत्ता संस्थान कराए। यह सोशल मीडिया या मोबाइल या इंटरनेट ही हमको और आपको यह शक्ति देता है कि हम एक दूसरे से अपनी बात साझा करें, अपनी सहमति और असहमति गोडसे और गांधी को लेकर एक दूसरे से साझा करें। क्या नाथूराम से पहले से ही कांग्रेस गांधी को मारना चाहती थी? ये कुमार नीरज सिंह का सवाल है, हम लोग इसका जवाब दे चुके हैं। दूसरा सवाल है अनिल सिंह का सवाल है, पाकिस्तान ने उन्हें अपना राष्ट्रपिता क्यों नहीं बनाया? हम लोग इसका सवाल जवाब इस पर चर्चा कर चुके हैं। क्या गांधी ने देश से अंग्रेजों को भगाया? देखिए, गांधी की बहुत बड़ी भूमिका अंग्रेजों को भगाने में सीधे सीधे नहीं है, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ लोगों में चेतना भरने, आम लोगों तक, आम लोगों की भाषा में पहुंचने, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने। भले ही जब जनता एक्शन के मोड में आ जाए तो उसे अंग्रेजों के पक्ष में कर देने या उसे रोक देने का काम उन्होंने किया, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ सड़क पे उतरने, जनता को उतारने में जो रोल गांधी का था, मेरी जानकारी में 1947 तक भारत के किसी भी नेता का नहीं था। यही वजह है कि उनकी बहुत बड़ी पैठ थी जनता में। लेकिन अंग्रेज उनकी वजह से नहीं भागे हैं, अंग्रेज भागे हैं
इंडियन नेशनल आर्मी की वजह से, आजाद हिंद फौज की वजह से, क्योंकि अंग्रेजों की फौज से जो हारे हुए लोग थे, जिनको जापानियों ने और इटली वालों ने कब्जे में ले लिया था, जर्मन ने कब्जे में ले लिया था, वो सब लोग आजाद हिंद फौज में शामिल हुए थे। उनकी संख्या लगभग 60,000 के आसपास, 60,000 के आसपास थी। और जो लोग प्रवासी भारतीय थे उत्तर पूर्वी, सॉरी, सुदूर पूर्वी भारत, सुदूर पूर्वी एशिया में, जैसे इंडोनेशिया में, जावा, सुमात्रा, श्याम, बर्मा,